गाइस, तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग कॉमन पेपर के अंतर्गत हायर एजुकेशन यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं और उस हायर एजुकेशन यूनिट में अभी हम लोग एजुकेशनल कमीशन एंड पॉलिसीज का डिस्कशन कर रहे हैं। और लास्ट क्लास पर हम लोगों ने एनपी 1986 को कंप्लीट करते हुए एमबी बुच कमेटी और जी राम रेड्डी आचार्य राममूर्ति कमेटी को कंप्लीट किया था। और आज हमारी चर्चा उसके बाद की है और उसमें पहला अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है रिवाइज्ड एनपी 1986-1992 अर्थात नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन या संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या इसी को हम लोग POA 1992 भी कहते हैं, अर्थात इसको प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। प्लान ऑफ एक्शन वर्ड जब हमने 1986 की शिक्षा नीति पढ़ी थी उस समय भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमने कहा था कि 1986 की जो शिक्षा नीति है वो दो भागों में थी। इसमें एक में प्लान था और दूसरे में उसका एग्जीक्यूशन प्लान था। इसीलिए जो प्लान था वो 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड था और जो उसका एग्जीक्यूशन प्लान था वो 24 चैप्टर्स में डिवाइडेड था। अब ये शिक्षा नीति क्यों बनी या ये संशोधन क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का प्रावधान था कि प्रत्येक 5 वर्ष में शिक्षा की समीक्षा की जाएगी और उस शिक्षा की समीक्षा के लिए 2 समितियां भी बनी। प्रत्यक्षतः आचार्य राममूर्ति समिति भी बनी और हमारी जगमोहन रेड्डी समिति भी बनी। तो वो 91 में उसके 5 वर्ष पूरे हो रहे थे और उस नियम के अंतर्गत कि प्रत्येक 5 वर्ष में शिक्षा की समीक्षा की जाएगी, उस नियम के अंतर्गत ही जो है ये एनपीई 1986 का रिवीजन हुआ या संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में आई। पहली चीज तो ये आई क्यों, इसके मूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का वो प्रावधान था जो ये बताता है कि हम प्रत्येक 5 वर्ष में शिक्षा की समीक्षा करेंगे। दूसरा प्रश्न आता है कि इसको हम POA 1992 क्यों कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी जो है वो प्लान ऑफ एक्शन या इसको कार्य योजना 1992 क्यों कहते हैं। इसके पृष्ठभूमि में भी 1986 की ही शिक्षा नीति है। चूंकि 1986 की शिक्षा नीति 2 भागों में थी, 12 भाग में प्लानिंग थी और 24 भागों में कार्य योजना थी। तो चूंकि कार्य योजना बहुत व्यापक थी और उसका जमीन पर जो क्रियान्वयन था या जो उसका ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूशन था वो उतना नहीं था, तो अगर हमें 1992 की संशोधित शिक्षा नीति के बारे में एक स्टेटमेंट कहना पड़े या इसके बारे में एक टैगलाइन क्रिएट करनी पड़े तो हम यही कहेंगे कि 1992 की जो शिक्षा नीति है वो शिक्षा नीति ना होकर के इसमें कोई नीति नहीं है बल्कि इसमें कार्य योजना ही है। और कार्य योजना क्या, 1986 में जो कार्य योजना बनाई गई थी उनके प्रति ही उनको ही ज्यादा विस्तार दिया गया, उनकी ज्यादा व्याख्या की गई और उसमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया गया। तो एक मुख्य बात क्या है इसके बारे में ध्यान में रखने वाली, वो ये बात है कि 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं किया गया या कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं था, बल्कि इसके अंतर्गत 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसी शिक्षा नीति के जो प्रावधान थे उन्हीं प्रावधानों को ज्यादा व्यापक बनाया गया, ज्यादा उनके प्रति दृढ़ता प्रकट की गई और उनको ज्यादा जो है वो गंभीरता के साथ क्रियान्वित करने के प्रति एक प्रतिबद्धता विकसित की गई और जो उनके क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएं थी उन व्यवहारिक समस्याओं को भी यहाँ पर सॉल्व किया गया। तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि 1992 की जो शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं था या कोई क्रांतिकारी सुझाव नहीं था, बल्कि 1986 की ही शिक्षा नीति के जो प्रावधान थे
उनको अधिक विस्तारित किया गया, उनके प्रति अत्यधिक जो है प्रतिबद्धता दिखाई गई और उनमें जो व्यवहारिक समस्याएं थी उन व्यवहारिक समस्याओं को दूर किया गया। इसीलिए इसको प्लान ऑफ एक्शन केवल कहा गया, क्योंकि इसमें परिवर्तन कम थे। जो चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में थी वही सारी बातें इसमें हैं, बस केवल और केवल उनका एक्सटेंशन कर दिया गया, उनको विस्तारित कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं जो इसके बारे में स्पष्ट रूप से कही जाती हैं या हमको जाननी है। तो हम इसके रिकमेंडेशंस के बारे में बात करते हैं, मेजर रिकमेंडेशंस के बारे में। तो मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी इसकी? तो मुख्यतः 3 से 4-5 पॉइंट हम इसके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। जब हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को पढ़ा था तो उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस में हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को पढ़ा था, जो 1987 में स्टार्ट हुआ और जो प्राथमिक विद्यालयों में जो रिसोर्सेस था उसके अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करता था। और वहाँ पर जो संसाधन थे, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन, उन संसाधनों में 2 कमरे, 2 टीचर और 1 बरामदे की बात थी और वो केवल प्राथमिक शिक्षा तक जो था वो सीमित था। संशोधन जब हुआ, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को क्या किया गया, अपग्रेड किया गया और उसको अपर प्राइमरी तक लाया गया और उसमें जो 2 कमरे 2 शिक्षक का प्रावधान था उसको 3 कमरे और 3 शिक्षक तक जो है वो बदल दिया गया। तो पहला रिकमेंडेशंस क्या था, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या था, यहाँ पर अपग्रेडेशन था। अपग्रेडेशन था और इसको अपग्रेड कहां तक किया गया? अपर प्राइमरी तक किया गया। और अपर प्राइमरी में हालांकि उसकी चर्चा हम लोगों ने कर दी थी और अपर प्राइमरी यहाँ पर क्या था, 3 टीचर एंड 3 रूम की बात आई थी और ये जो एग्जीक्यूट हुआ था वो 1995 में रिकमेंड कर दिया गया था, लेकिन 1995 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को संशोधित किया गया। हालांकि इसकी चर्चा हम लोगों ने उस समय ही कर ली। दूसरी बात यहाँ पर की गई कि जो हमारी 10+2 है उसको एज ए स्कूल एजुकेशन नेशनल लेवल पर रखा जाए, एट नेशनल लेवल। कहने का तात्पर्य, चूंकि 10+2+3 शिक्षा की जो राष्ट्रीय संरचना थी वो कोठारी कमीशन ने दी, फिर उसको ज्यादा व्यापक स्तर पर या पूरे विश्व पूरे भारत में लागू करने की वकालत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। लेकिन इसमें से बहुत सारे जो राज्य थे वो 10+2 को हायर एजुकेशन के साथ जोड़ रहे थे, यानी वो 10वीं तक को स्कूलिंग एजुकेशन मान रहे थे और 11वीं 12वीं और यूजी पीजी को उच्च शिक्षा से जोड़ रहे थे। तो शिक्षा 10+2+3 थी, लेकिन +2 के बाद भी जो है वो हायर एजुकेशन में ले रहे थे, स्कूल एजुकेशन को केवल 10 तक मान रहे थे। अर्थात इन्होंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो संशोधन हुआ 1992 में, उसको कहा गया कि 10+2 जो है एज ए स्कूल एजुकेशन ही रहेगी राष्ट्रीय स्तर पर। तीसरा रिकमेंडेशन जो था उसकी भी चर्चा हम लोगों ने कर दी थी कि जो है एनसीटी को जो है एनसीटी एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी रहे, एनसीटी एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसीलिए एनसीटी फिर एक्ट बना, एनसीटी एक्ट 1993 के द्वारा 1993 में। चूंकि एनसीटी के बारे में हमने बात की है कि एनसीटी का जो गठन हुआ वो 1973 में हुआ एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में अंडर द एनसीईआरटी फॉर द एडवाइस ऑफ टीचर एजुकेशन। कहने का तात्पर्य
कि एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का जो मूल गठन है, कि जो स्थापना है, वो 1973 में होती है एनसीईआरटी के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव देने के लिए। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने एनसीटी को एक सांविधिक संस्था बनाने का या एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने का जो है वो सुझाव दिया, और उसी सुझाव को ज्यादा दृढ़ता के साथ प्लान ऑफ एक्शन 1992 में लाया गया। और जैसे 1992 का प्लान ऑफ एक्शन आया, आप जानते हैं 1993 में एनसीटी एक्ट बना और फिर एनसीटी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी या एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम करने लगी। अर्थात इसके 1993 के पहले एनसीटी एक सहायक संस्था के रूप में काम करती थी एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी से एनसीटी अलग हो गई 1993 में, और अब एनसीईटी का अपना एक स्वतंत्र और एक स्वायत्त अस्तित्व हो गया अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में, और वो अध्यापक शिक्षा की भारतवर्ष में एक अपेक्स बॉडी के रूप में कार्य करने लगी और आज भी कर रही है। चौथा जो यहाँ पर था पॉइंट निकल करके आया वो ये था कि इन्होंने वुमेन एजुकेशन को लेकर के एक बात कही और 50% रिजर्वेशन की बात की। 50% वुमेन रिजर्वेशन एट प्राइमरी टीचर। कहने का तात्पर्य है कि प्राथमिक शिक्षा में या प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों में, क्योंकि जो प्राइमरी टीचर होते थे, क्योंकि बच्चों की शिक्षा में उन्होंने 50% महिला आरक्षण की बात की, अर्थात इनका कहना था कि जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें शिक्षकों के रूप में जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए, उनमें से जो आधी नियुक्तियां वो महिला अध्यापकों की जाए। तो एक ये परिवर्तन था और ये आज भी लागू है। पांचवा और अंतिम परिवर्तन जो था वो नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। चूंकि 1986 ने नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्ट किया था 1998 में 1988 में महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत, चर्चा हम लोगों ने पहले की है। इसमें यहाँ पर नेशनल लिटरेसी मिशन को क्या किया गया, अपग्रेड किया गया, उसको अपग्रेड किया गया, और उसको अपग्रेड करने के साथ साथ अपग्रेड एज अ डीएलएम, अर्थात डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मिशन। तो जिला स्तर तक उसको विस्तारित किया गया, यानी जिला साक्षरता कार्यक्रम। तो जो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान था उसको जिला साक्षरता अभियान तक लाया गया, यानी उसको अब जिले स्तर से भी लॉन्च किया गया। तो कहने का तात्पर्य ये था कि जो हमारा नेशनल लिटरेसी मिशन फॉर द एडल्ट एजुकेशन चला, उसको यहाँ पर और विस्तार दिया गया, और उस विस्तार के अंतर्गत जो है वो डीएलएम प्रोग्राम यानी डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मिशन या जिला साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया। इसके अलावा हमने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में जो था एनरोलमेंट बढ़ाने के बारे में मिड डे मील प्रोग्राम भी चालू किया गया। नीम प्रोजेक्ट नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन स्टार्ट किया गया। तो ये सब 1995 के अंतर्गत की चीजें थी। तो प्लान ऑफ एक्शन 1992 में विशेष रूप से कोई उल्लेखित चर्चा नहीं है। जो मुख्य रूप से उल्लेख हो सकती थे उसको हमने किया, और इसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान क्या रखना है, मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को यहाँ पर अपग्रेड किया जाता है, वुमेन को 50% रिजर्वेशन दिया जाता है, 10+2 को स्कूल एजुकेशन में ही नेशनल लेवल पर कंसीडर किया जाता है, नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मिशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया जाता है यहाँ पर, और एनसीटी को एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी से एक स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको एक ऑटोनॉमस सांविधिक संस्था बनाया जाता है एनसीटी एक्ट 1993 के
द्वारा। तो ये था हमारा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। चलिए अब 1992 के बाद हम आते हैं 1993 पर। और 1993 में दो समितियां काम करती हैं, या दो समितियों का गठन होता है। और वो दो समितियां मुख्य रूप से हैं, एक तो स्कूलिंग एजुकेशन से संबंधित है और दूसरा टीचर एजुकेशन। चूंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि 1993 में एनसीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है, एनसीटी 1993 के रेगुलेशन के द्वारा। तो एनसीटी को जब एक संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ तो फिर उसने अपने में सुधार लाने के लिए कई सारी समितियों का गठन किया। और ध्यान रखें गाइस कि 1993 से लगातार एनसीटी ने 4 समितियां बनाई। उनमें से एक रामलाल पारेख समिति है, दूसरी यहाँ पर प्रोफेसर खेरमा लिंगदोह समिति है, तीसरी आरसी दास समिति है और चौथी आर टकवाले समिति है। तो ये जो हमारी रामलाल पारेख समिति, लिंगदोह समिति, दास समिति, टकावले समिति, इन चारों समितियों का जो गठन है वो एनसीटी के द्वारा किया जाता है अध्यापक शिक्षा के सुधार में। और वो ये समितियां इतनी अचानक और जल्दी क्यों गठित हो रही हैं? क्योंकि रिसेंटली जो था वो एनसीटी एनसीईआरटी से अलग होकर के एक ऑटोनॉमस एजेंसी के रूप में या एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में उसने कार्य स्टार्ट किया था। तो उसको अपने में बहुत ज्यादा रिफॉर्म करना था, सुधार करना था। दूसरा, जब 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी संशोधित शिक्षा नीति बनी तो उसने क्या किया, कंटेंट को बहुत बढ़ाया। तो 1992-93 में ही एमएचआरडी, हमने कहा कि एमएचआरडी के 2 डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसकी भी चर्चा हम कई दफा कर चुके हैं। तो जो एमएचआरडी है जो 1985 में गठित हुई थी, एमएचआरडी ने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी गठित की, यानी जिसे हम राष्ट्रीय सलाहकार समिति कहते हैं शिक्षा के संदर्भ में, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंतर्गत। और वो जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी है उसने स्कूल एजुकेशन में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के लिए और स्कूल एजुकेशन में जो बर्डन ऑफ एजुकेशन था स्टूडेंट्स का, उसको रिड्यूस करने के लिए उसको रिकमेंड किया गया था या उसको इस समय सुझाव देना था, जिसको हम यशपाल समिति के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर 1993 का जो समय है वो हमको 2 संदर्भों में समझना है। एक तो हमें स्कूल एजुकेशन के रेफरेंस में समझना है और दूसरा हमको अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में समझना है। और अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में हमको 4 समितियों का अध्ययन करना है। एक 1993 की है, 2 1994 की है, एक 1995 की है। जबकि स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में केवल और केवल यशपाल समिति है 1993 की। तो हम अध्यापक शिक्षा से संबंधित जितनी भी समितियां हैं, चाहे वो रामलाल पारेख समिति हो, चाहे वो लिंगदोह समिति हो, चाहे वो आरसी दास समिति हो या फिर टकावले समिति हो, इनकी चर्चा हम लोग एक साथ करेंगे। बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं हैं, इसलिए हम सबसे पहले यशपाल समिति के बारे में करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है और एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। तो गाइस हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं यशपाल कमेटी, या इसी को हम लोग यशपाल समिति भी कह सकते हैं। तो यशपाल कमेटी 1993, या इसी को हम लोग नेशनल एडवाइजरी कमेटी भी कहते हैं, या इसी को हम लोग राष्ट्रीय सलाहकार
समिति 1992, सॉरी 1992, 93 भी कह सकते हैं। तो ये यशपाल समिति है, या इसको हम दूसरे और क्या नाम जानते हैं, इसको हम नेशनल एडवाइजरी कमेटी भी जानते हैं। और ये किसके बाद जो है वो गठित की गई, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय MHRD, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसका गठन किया गया। अब इसका जो गठन था वो किन उद्देश्य के लिए किया गया, और फिर इसमें क्या रिकमेंडेशंस थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब तक एग्जाम की दृष्टि से क्या चीजें हमें पता चली। पहली चीज तो यशपाल समिति का गठन कब हुआ। यशपाल समिति का जो गठन है वो 1992 में हुआ, लेकिन इसका जो रिकमेंडेशन या जो प्रतिवेदन है वो 1993 में आया। दूसरा, यशपाल समिति को और किस नाम से जाना जाता है। यशपाल समिति को नेशनल एडवाइजरी कमेटी कहा जाता है, और ये नेशनल एडवाइजरी कमेटी किसकी थी, MHRD की, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो दो बातें हैं, क्योंकि इसके साथ 92 और 93 दोनों चीजें हैं, तो इसका जो गठन हुआ वो गठन हुआ मार्च 1992 में, और जो प्रतिवेदन आया वो आया जुलाई 1993 में। और जो प्रतिवेदन शीर्षक था इसका वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी जो इसका रिपोर्ट टाइटल था, रिपोर्ट टाइटल था, कई बार ये पूछा गया, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये इनका टाइटल था, यानी बिना बोझ के शिक्षा, या शिक्षा बिना बोझ के, ये भी कह सकते हैं। और ये है क्या, ये है एक भारत का एक मौलिक शैक्षिक दस्तावेज। ध्यान रखें कि ये जो इनकी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को हम सेमिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सेमिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी ये भारत में क्या है, भारत का एक मौलिक शैक्षिक दस्तावेज कहलाता है यशपाल समिति का जो प्रतिवेदन है। तो अब तक की जो चर्चा है उसमें से हमको क्या क्या चीज पकड़ करके रखनी है। यशपाल समिति गठन 1992, प्रतिवेदन 1993, दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। और सीधे सीधे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तो आपको 93 सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन ईयर को लेकर के आता है तो हम उस ईयर को कंसीडर करते हैं जिस ईयर में हम जो है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। क्लियर? वैसे दोनों ईयर्स में इन्वॉल्व है, इसीलिए कभी बहुत सारी जगहों पर 1992 में भी दिखेगा और बहुत सारी जगहों पर 1993 में दिखेगा, तो दोनों का मतलब। दूसरा, इसका गठन किसने किया था या इसकी सिफारिश किसने की थी या बनाया किसने था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इस रिपोर्ट इन जो यशपाल समिति थी उस समिति का शीर्षक क्या था, उनके रिपोर्ट का रिपोर्ट टाइटल क्या था? रिपोर्ट टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन। कहीं कहीं पर एजुकेशन विदाउट बर्डन भी लिखा, लेकिन रियल नाम जो है वो उसका लर्निंग विदाउट बर्डन था, और शिक्षा बिना बोझ के। और ये जो इनका रिपोर्ट था या जो प्रतिवेदन था, इसको एक सेमिनल डॉक्यूमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, अर्थात इसे भारतीय शिक्षा का एक मौलिक या मूलभूत दस्तावेज कहा जाता है विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में।
अब इस समिति को दायित्व क्या दिया गया था, हम जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक बात और ध्यान में रखें कि ये जो समिति थी, इस समिति के जो चेयरपर्सन थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। और प्रोफेसर यशपाल कौन थे? एक एजुकेशनिस्ट और साइंटिस्ट थे। और प्रोफेसर यशपाल ने अपना कैरियर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से, टाटा इंस्टीट्यूट से स्टार्ट किया था। वो एक फिजिक्स यानी एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, और बाद में उन्होंने शिक्षा के बहुत विभिन्न क्षेत्रों में काम किया और यूजीसी के चेयरमैनशिप तक को उन्होंने ग्रहण किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर भी रहे। प्लानिंग कमीशन में भी उन्होंने काम किया। तो भारतीय शिक्षा और भारतीय जो प्रगति है उसमें प्रोफेसर यशपाल का बड़ा योगदान था। और इनका जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था 1926 में, और इनकी जो डेथ हुई है वो 2017 में हुई, और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। तो प्रोफेसर यशपाल कौन है? आप इनको यूजीसी के एक फॉर्मर चेयरमैन के रूप में जान सकते हैं, या एक प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर जो है वो मेंबर के रूप में जान सकते हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ डीयू भी जान सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे फेमस चीज जो है वो है चेयरमैन ऑफ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ यूजीसी। तो प्रोफेसर यशपाल कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान के पूर्व अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, यशपाल समिति जो बनी है वो दो हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो बहुत कंफ्यूजन करेगी। चूंकि ये और दोनों कमेटी जो है वो एजुकेशन से ही रिलेटेड है, और दोनों के जो प्रेसिडेंट है वो वही यशपाल हैं। तो ध्यान रखें कि यशपाल समिति का गठन, यशपाल समिति का गठन कब हुआ, तो इसको लेकर के एक तो आपको ईयर 1993 भी याद रखना है, और एक यशपाल कमेटी जो बनी है वो भी एक यशपाल कमेटी और है, और उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और वो यशपाल कमेटी है 2009, और उसके भी प्रेसिडेंट वही है, लेकिन एरिया ऑफ रिकमेंडेशन अलग है। तो ये स्कूल एजुकेशन की है और वो हायर एजुकेशन की है। बस ध्यान ये रखना है कि जो 2009 की यशपाल समिति है वो है उच्च शिक्षा से संबंधित, उसको भी हम पढ़ेंगे, और वहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताई गई हैं भारतीय शिक्षा में के संदर्भ में। और एक 1993 की यशपाल समिति है। तो कभी भी पूछा जाए यशपाल समिति को गठन को लेकर के, तो आंख बंद करके 2009 ही न लगा दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, और ना ही आंख बंद करके 1993 टिक कर दीजिएगा, बल्कि दोनों ही वर्ष यशपाल समिति से संबंधित हैं, और दोनों ही समिति के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। दूसरी बात, दोनों ही समितियों में 7 सदस्य थे, और दोनों ही यानी 8 सदस्यीय समितियां हैं जिसके अध्यक्ष यशपाल थे। बस अंतर क्या है कि जो 1993 की यशपाल समिति है वो विद्यालयी शिक्षा से संबंधित है, और 2009 की जो यशपाल समिति है वो उच्च शिक्षा से संबंधित है। दोनों का गठन एमएचआरडी के द्वारा किया गया, सिमिलरिटी है। लेकिन एक को डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंतर्गत गठित किया गया, दूसरे को डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत जो है वो गठित किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने दोनों संदर्भों में सिफारिशें की हैं, तो कितना वो ब्रिलियंट या कितना ही जो है वो नॉलेजफुल बंदा रहा होगा। खैर, अब हमें यहाँ पर ये जानना है कि इस समिति का जो गठन है, यानी ये जो 1993 की जो समिति है, इस समिति का संबंध किससे है? तो अभी हम लोगों ने कहा कि जो कोर एरिया है इसका, कोर एरिया है वो है स्कूल एजुकेशन, यानी विद्यालय शिक्षा। तो विद्यालय शिक्षा के बारे में सुझाव देना था, और वो सभी स्तरों की विद्यालय शिक्षा। तो सभी स्तरों की विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में गुणात्मक सुधार के लिए उसको रिकमेंडेशंस करनी थी, लेकिन विशेष रूप से
छोटी कक्षाओं में बच्चों के पढ़ाई के बोझ को कम करने के लिए ये जो था वो शिक्षा थी, क्योंकि इसके टाइटल में ही लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना बोझ के शिक्षा की बात की जाती। तो अगर हम इसका मोटो देखें, इस कमेटी का या उद्देश्य देखें, तो वो क्या था? उद्देश्य था रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग especially in small classes। तो विद्यार्थियों के बोझ को कम करना, पढ़ाई के बोझ को कम करना, उनके बस्ते के बोझ को कम करना, छोटी विशेष रूप से छोटी कक्षाओं के जो है वो विद्यार्थियों में। तो अगर मोटो देखा जाए तो मोटो समझ में आ रहा है, रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग स्पेशली इन अ स्मॉल क्लास। एंड दूसरा है इम्प्रूव क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल स्कूल एजुकेशन। तो सभी स्तरों की विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना, विशेष रूप से छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों के पढ़ाई के बोझ को कम करना, ये इसका उद्देश्य था। और बस्ते के बोझ को कम करना या बैक को रिड्यूस द वेट ऑफ बैक ऑफ स्टूडेंट को कम करना इसका मोटो था। और एक बात ध्यान रखें कि 1993 में एक और महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। 1993 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट MHRD को सौंप दी, और इस समिति की जो रिपोर्ट्स थी वो 1994 में एक उस समय एक शैक्षिक पत्रिका पब्लिश होती थी, चकमक। तो सितंबर 1994 का चकमक का जो अंक था, उस चकमक के अंक में जो था वो इस समिति की जो रिपोर्ट थी वो था पढ़ाई का बोझ नामक शीर्षक से पब्लिश हुई थी। तो एक बात और ध्यान रखें यहाँ पर, इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस की चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन हम थोड़ी चर्चा एक इधर उधर की भी और कर लेते हैं इस समिति से जुड़ी हुई। ध्यान रखें कि वो जो रिपोर्ट थी रिपोर्ट इनकी कब पब्लिश हुई? पब्लिश्ड in 1994 चकमक मैगजीन, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि पब्लिश इन चकमक यानी चकमक मैगजीन इन वॉल्यूम इन September 1994 by title पढ़ाई का बोझ। ये हिंदी पत्रिका थी और उस हिंदी पत्रिका में ही जो था 1993 में ये समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, लेकिन बाद में सरकार ने उस जो चूंकि इस समिति में जो बातें बताई गई थी उसको जनमानस तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी था, और उस जनमानस को पहुंचाने के लिए 1994 में
जो चकमक पत्रिका, शैक्षिक पत्रिका थी मैगजीन उस समय की, उसके सितंबर 1994 के अंक में पढ़ाई का बोझ नामक शीर्षक से ये प्रकाशित हुई थी पब्लिक डोमेन में। तो ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में भी है। आप जानते हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं जो इस तरीके की रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आए, वो उसने सरकार को सौंप दिया और सरकार ने उसको उसमें से जो कुछ यूजफुल है उसमें एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन आम व्यक्ति को पढ़ने के लिए या जानने के लिए वो रिपोर्ट्स नहीं पब्लिश होती थी। हालांकि आजकल तो सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो इंटरनेट पर या संबंधित जो बॉडी है उसके वेबसाइट्स पर अपलोडेड है PDF फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी में, लेकिन ये हार्ड कॉपी में सार्वजनिक मंच पर ये प्रकाशित हुई थी। तो एग्जाम की दृष्टि से ये चकमक पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार एक कंपटीशन पेपर में पूछा गया था कि यशपाल समिति का संबंध किस पत्रिका से है, तो वो पत्रिका क्या है, वो चकमक पत्रिका है। नाम थोड़ा अजीब है बट ध्यान रखना है आपको एग्जाम की परिप्रेक्ष्य में। चकमक पत्रिका में वो जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित हुई और उस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो क्या था, पढ़ाई का बोझ, हिंदी में यानी एक बर्डन ऑफ स्टडी कह सकते हैं उसको। हालांकि जो रिपोर्ट ओरिजिनल थी वो लर्निंग विदाउट बर्डन थी। तो दोनों का शीर्षक अलग अलग है लेकिन सिमिलर है, तो इसलिए ये तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने इसके गठन के बारे में बात कर ली, इसका जो कार्यक्षेत्र था उसके बारे में पढ़ लिया, इसकी रिपोर्ट्स का शीर्षक जान लिया और इसके चेयरमैन के बारे में जान लिया, और यशपाल समिति से संबंधित जो दूसरी समिति है उसके बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। अब यहाँ पर हमें चर्चा करनी है इनकी जो सिफारिशें, क्योंकि लगभग 17-18 पॉइंट की सिफारिशें हैं और आज की क्लास में हम केवल और केवल कुछ सिफारिशों के बारे में ही बात करेंगे। बाकी चर्चाएं जो है वो अगली क्लास पर करेंगे, लेकिन अब वो कुछ सिफारिशें हैं क्या, तो 3-4 पॉइंट आज डिस्कस करते हैं, बाकी अगली क्लास पर। क्योंकि कई स्टूडेंट का सजेशन है कि सर वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है तो उससे प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वीडियो की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो हम इसके जो सिफारिशें हैं, मुख्य सिफारिशें हैं, उसके बारे में बात करते हैं, मेजर रिकमेंडेशंस के बारे में। और लगभग 18-19 पॉइंट, 17-18 पॉइंट डिस्कस करना है हमें, तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यशपाल समिति ने ज्ञान विस्फोट की अवधारणा को रेखांकित किया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक शब्द इस्तेमाल किया, ज्ञान विस्फोट की अवधारणा। और ये ज्ञान विस्फोट की अवधारणा क्या है, यानी नॉलेज लॉस्ट जिसे आप कहते हैं। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज ब्लास्ट को उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि प्राथमिक विद्यालयों में, विशेष रूप से छोटी कक्षाओं में जो है वो नॉलेज ब्लास्ट हो रहा है, ज्ञान का विस्फोट हो रहा है, विस्फोट हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज ब्लास्ट क्या है? पूरा का पूरा जो इनका रिकमेंडेशन है, जब हम उनकी पूरी समिति को पढ़ेंगे तब एक्चुअल में हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो उनका सबसे पहला एक ध्यान में रखना है कि ज्ञान विस्फोट का संप्रत्यय या ज्ञान विस्फोट की अवधारणा या नॉलेज, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज ब्लास्ट, पहली चीज। दूसरा उन्होंने, अब ये नॉलेज ब्लास्ट क्या होता है, ये जब हम इस कमेटी को कंप्लीट कर रहे होंगे तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, नहीं तो फिर हम इसकी एक चर्चा भी कर चुके हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थियों के बच्चे बचते हैं, जो बैग है विद्यार्थियों का, स्कूल बैग है, वो केवल और केवल क्या है, सिर्फ बोझ है। तो दूसरा इनका कोटेशन आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों के बस्ते
एक भारी बोझ, केवल एक भारी बोझ। The bag of a student only and only is the heavy weight। कई दफा ये पूछा गया कि ये स्टेटमेंट किसका है, कि बच्चों के वास्ते केवल एक भारी बोझ है। अर्थात बच्चे जो किताबें लेकर के बैग में जाते हैं उनसे वो कुछ सीख नहीं पा रहे। आप कह रहे होंगे कि ये नॉलेज ब्लास्ट और फिर ये जो वेट ऑफ बैग है, बात समझ पाए? क्योंकि उस कालखंड में जो वेट ऑफ बैग था स्टूडेंट का वो बहुत भर चुका था, बहुत हैवी हो चुका था, और जिसके कारण बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा था। उसको तमाम तरह की फिजिकल डेवलपमेंट संबंधी समस्याएं हो रही थी। उनकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड जो था वो बैंड हो रहा था। तो उनके बस्ते के बोझ को, जो बैग वेट था, उसको रिड्यूस करना था, जो बर्डन था। अब यहाँ पर जो बर्डन था वो फिजिकल और मेंटल दोनों होता है, इस बात को ध्यान रखें। कई बार कई सारे लोगों ने इस बात को कहा कि जो यशपाल कमेटी है उसका जो संबंध था वो केवल और केवल स्कूल बैग का जो वेट, फिजिकल वेट था, उसको रिड्यूस करने के लिए ही ये समिति बनाई गई थी। लेकिन ध्यान रखें कि जो बर्डन होता है स्टूडेंट पर या जो बोझ होता है वो केवल फिजिकल वेट ऑफ द स्कूल बैग नहीं होता, बल्कि उसके पास एक साइकोलॉजिकल बर्डन भी होता है स्टडी का। तो दोनों, वो जो भौतिक भार था उसके बैग का, उसको भी कम करना था, और जो मनोवैज्ञानिक भार था, दबाव था, उसको भी कम करना था। क्योंकि इसी स्टेटमेंट में उन्होंने आगे कहा कि बच्चों के बस्ते केवल एक भारी बोझ है, लेकिन उस बोझ से भी ज्यादा भारी है, या उस बोझ से भी भारी जो बुरा बोझ है वो है समझ ना पाने का बोझ। तो तीसरा उन्होंने स्टेटमेंट इस्तेमाल किया कि बच्चों के बस्ते केवल एक भारी बोझ है, लेकिन उससे भी बुरा बोझ है समझ ना पाने का बोझ। तो आप इसे समझ सकते हैं कि केवल और केवल जो था वो बस्ते के बोझ को, या वेट जो था, ओवर वेट था स्कूल बैग का, उसको रिड्यूस करने के लिए यशपाल कमेटी ने रिकमेंडेशंस नहीं की, बल्कि वो जो समझ ना पाने का बोझ था, अंडरस्टैंडिंग ना कर पाने का बोझ था, सीख ना पाने का बोझ था, उस बोझ को भी कम करना था। तो लर्निंग विदाउट बर्डन की जब हम बात करते हैं तो हम लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब है कि हमें वो जो बर्डन है, फिजिकल बर्डन है, जो मेंटल या साइकोलॉजिकल बर्डन है, उन दोनों बर्डन्स को रिड्यूस करना था। तो इससे एक पृष्ठभूमि तैयार होती है यशपाल समिति की सिफारिशों के बारे में, क्योंकि उसका जो कोर था, उन्होंने अपनी प्रस्तावना में ये बात रखी, जो ये दोनों बातें हम लोगों ने पढ़ी या समझी, ये उनकी रिपोर्ट की प्रस्तावना में है। और उन्होंने ये कहा कि वर्तमान शिक्षा जो है वो ज्ञान विस्फोट की अवधारणा पर काम कर रही है, और बच्चों के जो बैग का भोर है वो इतना भारी हो गया है कि वो सिर्फ एक बोझ बन करके रह गया है बच्चों के लिए, और वो बोझ से भी उससे भी बड़ा एक बोझ है, और वो बोझ है समझ ना पाने का बोझ। अर्थात एक विद्यार्थी, एक छोटा बच्चा जो अभी प्राइमरी में पढ़ रहा है, कक्षा 3 में पढ़ रहा, 4 में पढ़ रहा, 5 में पढ़ रहा है, वो सुबह उठ करके अपने कंधे पर 15 किलो का, 20 किलो का बैग रख करके विद्यालय जाता है। उसको लगता है कि मैं विद्यालय में सीखूंगा, लेकिन जब वो इतना 10-15 किलो का बैग लेकर के जाता है और फिर वहां पर वो पढ़ता है, तो वो कक्षा में, और जब कक्षा में शिक्षक आकर उसको पढ़ाता है, तो वो जब शिक्षक पढ़ाता है तो वो जो कंटेंट पढ़ाता है वो उसको
40 किलो का, यानी जब वो घर से विद्यालय गया तो वो 20 किलो का जो भार था वो महसूस कर रहा था, लेकिन जब वो कक्षा में बैठ गया तो कक्षा में उसको बैग हट गया, लेकिन कक्षा में अब उसको अपने मस्तिष्क पर या दिमाग में 40 किलो का बोझ महसूस होने लगा, अर्थात उसे अपनी बैग से दुगना जो था वो भार महसूस होने लगा, क्योंकि जो पढ़ाया जाने वाला, जो पढ़ाने का तरीका था, जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु थी, वो उस बैग से भी बोझिल और भारी थी। तो पाठ्यक्रम किस तरीके का रखा जाए, तो एक चीज निकल करके इतनी चर्चा से आ रही है कि यशपाल समिति ने विद्यालयी शिक्षा में जब बोझ की बात की जाती है तो वो बोझ भौतिक बोझ तक सीमित नहीं था, बल्कि वो समझ ना पाने की जब बात की जाती है तो वो मनोवैज्ञानिक बोझ को भी कम करने के बारे में उन्होंने बात की। और जितनी जो हम चर्चाएं आगे करेंगे, जब उनको हम 1 बाय 1 लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस चर्चा से कौन सा बोझ कम हो रहा था और वो बोझ विद्यार्थी का किस पहलू के बोझ को वो कम कर रहा था। तो अब तक आपने जो चर्चा की यहाँ पर वो मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है कि, और ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो उनके रिकमेंडेशन के बारे में केवल 3 बातें हम लोगों ने की। एक नॉलेज लॉस का कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट क्या है ये हमें आगे की कक्षाओं में या आगे की क्लास में समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। दूसरा, उन्होंने जो वेट ऑफ स्कूल बैग था उसको बहुत हैवी कहा, और स्कूल बैग के वेट से भी हैवी जो था वो फेल्योरनेस इन अंडरस्टैंडिंग, अर्थात समझ ना पाने का जो बोझ था वो उससे भी कहीं ज्यादा वर्स्ट था, बुरा था विद्यार्थियों के लिए। तो गाइस आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। बाकी जो यहाँ से हम जो पढ़ेंगे वो कोर रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे। ये जो भूमिका है, इस भूमिका के आगे की चीजें क्या निकल करके आती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट क्लास एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। आज भी बहुत सारे जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन और आगे भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि एक हमें भी उसका एक मोटिवेशन मिले और अधिक जो है मेहनत करने का जो है हमको एक उत्साह मिले, और ये जो नॉलेज है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। लास्ट में आज के 2 प्रश्न हम पूछ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वो कौन सी शिक्षा समिति थी जिसने शिक्षा संस्थानों में प्रतिदिन प्रार्थना और मेडिटेशंस के द्वारा या प्रेयर और मेडिटेशंस के द्वारा एक्टिविटीज या एजुकेशनल एक्टिविटीज को स्टार्ट करने की रिकमेंडेशंस की थी। अर्थात पहला प्रश्न, वो उस समिति का नाम बताएं जिस समिति ने प्रत्येक शैक्षिक संस्था को प्रतिदिन प्रार्थना और प्राणायाम या योग के द्वारा गतिविधि प्रारंभ करने का सुझाव दिया था। और दूसरा प्रश्न ये था कि विद्यालय पाठ्यक्रम में लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, अर्थात स्कूल करिकुलम में सेक्स बायस्डनेस या जेंडर बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन किस कमेटी ने की है? तो आज के 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि प्रत्येक शैक्षिक संस्थान को प्रतिदिन प्रार्थना और मेडिटेशन के द्वारा अपनी गतिविधियां प्रारंभ करनी चाहिए, और दूसरा है कि किस समिति ने सुझाव दिया कि विद्यालय शिक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। तो ये 2 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। जो रिसेंटली हमने क्वेश्चन पूछे थे उसमें से कई जवाब गलत आए, कई जवाब सही आए, उनका हमने वहीं पर क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें और अंत में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ये एक काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।